मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा मूल विधि से संबंधित क्लास है, सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है और इस मूल विधि के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडियन पेनल कोड 1860 पर, यानी भारतीय दंड संहिता पर। ये क्लास आप हमारे देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.lucknowstudystation.com पर। तो ये आपका सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो इससे पहले हो चुका है। फर्स्ट वीडियो में हमने पाठ्यक्रम क्या है और विधि क्या है इस पर चर्चा किया है। विधि के बारे में चर्चा किया है। विधि को हमने दो तरह से प्रेजेंट किया, एक मूल विधि और दूसरा प्रक्रिया विधि। मूल विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता को लिया है, जिसमें किसी भी अपराध के लिए परिभाषा और उसका दंड दिया हुआ है, जबकि प्रक्रिया विधि में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो क्लास हमारा है सेकंड क्लास है, पार्ट 2 लिखा हुआ है। इससे पहले आप पार्ट 1 जब देख लेंगे तो उसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम दिख जाएगा। और उस पाठ्यक्रम में डिटेल में मैंने लिखा है, क्योंकि इस संहिता में टोटल 23 अध्याय हैं और 23 अध्याय के अंतर्गत जो सेक्शन बने हैं जिन्हें हम धारा कहते हैं, तो ये कुल धाराएं 511 हैं। 23 अध्याय और 511 धाराओं में ये इंडियन पेनल कोड बटा हुआ है और इसमें प्रत्येक अपराध की क्या डेफिनेशन है और उसके लिए दंड क्या है इसका प्रावधान किया गया है। इस वीडियो क्लास में हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे। अध्याय 1 पर आने से पहले इंडियन पेनल कोड की थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में फिर से चर्चा कर लें, जो कि पहले वीडियो में आप देख चुके हैं। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड IPC 1860 जो है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें प्रावधान किया गया था प्रथम विधि आयोग के गठन का। प्रथम विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और ये प्रथम विधि आयोग जो गठित हुआ था वो 1834 में हुआ था, यानी 1834 ईस्वी में हुआ था। इस आयोग के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग 1834 में गठित हुआ और इसी की अनुशंसा, इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर इंडियन पेनल कोड यानी IPC 1860 आई, जो कि 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुई थी। 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुई और 1 जनवरी 1860 से ये जम्मू कश्मीर राज्य को 1 जनवरी 1862 से 1 जनवरी 1862 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हुई। अब सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या लागू था, वहाँ पे किसी अपराध की डेफिनेशन और उसके लिए पेनाल्टी क्या थी। तो यहाँ पे IPC अगर लागू थी तो वहाँ पे RPC लागू थी। RPC का मतलब हो गया रणबीर दंड संहिता, यानी रणबीर पेनल कोड, जो कि अब चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। लिहाजा अब इंडियन पेनल कोड जम्मू कश्मीर पर भी प्रभावी है और RPC जो है आपकी यानी रणबीर दंड संहिता ये निरस्त मानी जाएगी। अब इंडियन पेनल कोड भारत की संप्रभुता के भीतर पूरी तरह से लागू होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आपका आता है। तो इस संहिता के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज़ें आप नोट्स बनाइएगा, बहुत ध्यान से लेकर के चलिएगा। साथ में आगे जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, उनके फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके पहले अध्याय पर। ये पहला अध्याय आपके सामने लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 1 प्रस्तावना, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक दिया हुआ है। धारा 1 है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगा। यानी भारतीय दंड संहिता 1860 क्या है, इसका टाइटल है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में कहा गया है कि ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगा, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत होगा। दैट टाइम जब ये लागू हुआ था। यहाँ पे स्पष्टीकरण हमने लिखा है, नोट में आप देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है, अतः यह संहिता अब वहाँ भी लागू होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 2 देखें, दंड संहिता की धारा 2 में कहा गया है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, यानी जो इस दंड संहिता में प्रोविजन किए गए हैं उसके प्रतिकूल यानी अगेंस्ट कोई कार्य करता है अथवा कार्य का लोप करता है, मतलब कोई कार्य करता है या कार्य डिनाई करता है, मना करता है या नहीं करता है। तो प्रतिकूल कोई कार्य करता है अथवा कार्य का लोप करता है जिसका वह भारतीय संप्रभुता के भीतर दोषी है, तो इस संहिता के अधीन दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 2 था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन 3, धारा 3 में आप देखेंगे, भारत से परे यानी भारत से अलग या भारत से बाहर, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। इसका मतलब क्या है कि कोई अपराध भारत से बाहर किया गया है लेकिन अपराध की प्रकृति ऐसी है कि उस पे भारत में विचारणीय है या दंड का प्रावधान है, तो उसके लिए इस सेक्शन में प्रावधान किया गया। क्योंकि सामान्य रूप से होता क्या है कि कोई अपराध जो हमारे यहाँ दंडनीय है लेकिन दूसरे देश में हो सकता है वही अपराध दंडनीय ना हो, या कोई अपराध दूसरे देश में दंडनीय हो तो हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता में उसके लिए कोई दंड का प्रावधान ना हो। तो इसका मतलब है कि भारत से परे किए गए यानी भारत से बाहर किए गए किंतु उसके भीतर, भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड है। इसके अंतर्गत जो कोई भारत का नागरिक, इसके अंतर्गत जो कोई भारत का नागरिक भारत की संप्रभुता के बाहर कोई अपराध करता है और वह अपराध भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय है, इसके अंतर्गत जो कोई भारत का नागरिक भारत की संप्रभुता के बाहर कोई अपराध करता है और वह अपराध भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय है, तो उसे उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने वह अपराध भारत की सीमा के अंदर किया हो। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश में कोई अपराध करता है, भारत की संप्रभुता के बाहर कोई अपराध करता है और अपराध जो किया है वो भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय है, तो उसे उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे मानो उसने अपराध भारत के अंदर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी राज्य से जो लगे हुए क्षेत्र है वहां तक संहिता का विस्तार किस तरह से है, जिसमें पंजीकृत जलयान और वायुयान भी शामिल हैं। तो आप देखेंगे धारा 4 के अनुसार भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के बाहर या भारत में पंजीकृत जलयान वायुयान में चाहे वह कहीं भी हो, जलयान वायुयान में चाहे वह कहीं भी हो, यदि कोई अपराध किया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता के उपबंध लागू होंगे। अच्छा, इस धारा 4 के 2 नोट हम आपको छोटे छोटे लिखाएंगे, आइए वो पॉइंट देखते हैं। ये धारा 4 जो आपने पीछे देखी, धारा 4 में 2 नोट हमने लिखे हैं, एक पहला नोट है और दूसरा एग्जाम्पल एक दिया है। धारा 4 में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया हर ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको धारा 4 के साथ जोड़ करके लिख लीजिएगा कि हर ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन
दंडनीय होता है। यानी धारा 4 में अपराध शब्द के अंतर्गत वे सारे कार्य आते हैं जो यदि भारत के अंदर किए जाते तो इस संहिता के तहत दंडनीय होते। एक उदाहरण मैंने दिया है कि भारत का नागरिक ऑस्ट्रेलिया में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्धि किया जा सकेगा। यदि कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर के हत्या करता है और किसी वजह से वो भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाता है, अब यदि वो भारत में गिरफ्तार किया जाएगा तो उस पर उसी तरह से विचारण किया जाएगा जैसे वह अपराध उसने भारत के भीतर किया गया है, और यदि विचारण सही पाया जाता है तो उसके लिए वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। तो ये उदाहरण ध्यान रखिएगा कि भारत का नागरिक ऑस्ट्रेलिया में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकेगा। यानी हत्या का मुकदमा उस पर चलाया जाएगा और साबित होने पर दोष सिद्ध किया जा सकेगा। इसी अध्याय की ये धारा 5 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 के अनुसार इस संहिता के अंतर्गत की गई कोई भी बात, यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 5 में कहा गया है कि आईपीसी की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या परित्याग को दंडित करने वाले। इसका मतलब क्या है कि अगर भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी, नौसेना का कोई अधिकारी या वायुसेना का कोई अधिकारी द्वारा विद्रोह या परित्याग किया जाता है तो उनको दंडित करने वाला जो सेना कानून बना है, यानी जो सेना द्वारा विशेष विधि बनाई गई है या कोई स्थानीय विधि है, उसके उपबंधों पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। यानी भारतीय दंड संहिता जो है सेना विधि या विशेष विधि या कोई स्थानीय विधि है या उसके कोई भी उपबंध हैं उस पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। धारा 5 भारतीय दंड संहिता की धारा 5 के अनुसार इस संहिता के अंतर्गत की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों द्वारा विद्रोह या परित्याग को दंडित करने वाले, जो उनके द्वारा विद्रोह या परित्याग किया जाएगा उसको दंडित करने वाली कोई विशेष विधि है, स्थानीय विधि है या उसके कोई उपबंध हैं, उस पर जो है ये भारतीय दंड संहिता 1860 प्रभाव नहीं डालेगी। अब आइए आप सेकंड अध्याय पर इसके सेकंड चैप्टर आप देखेंगे जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशन यानी साधारण स्पष्टीकरण। तो जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण, और ये कुल मिलाकर फाइनली आप समझें कि अध्याय 2 ये 1 लिखा रहेगा, ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसमें धारा 6 से लेकर के धारा 52A तक प्रावधान किया गया है। तो अध्याय 2 का जो विस्तार है वो साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन के रूप में धारा 6 से लेकर धारा 52A तक है, और इसमें सभी परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो धारा 8 आप देखेंगे जिसमें लिंग यानी जेंडर की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 8 में लिंग की परिभाषा क्या दी है? धारा 8 में कहा गया है कि इस संहिता में जहां भी पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति पर लागू होंगे, वह व्यक्ति चाहे नर हो या नारी हो। जैसे लिखा होगा संहिता में कहीं भी कि दंडित किया जाएगा, अब आप कहेंगे ये पुल्लिंग के लिए है दंडित किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत कोई स्त्री नहीं आएगी। तो इस चीज़ को जेंडर यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर धारा 8 में कहा गया है कि संहिता में जहाँ भी पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है वे हर व्यक्ति पर लागू होंगे, मतलब वह व्यक्ति चाहे नर हो या नारी हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। धारा 10 में पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है, और धारा 10 में कहा गया है कि इस संहिता में पुरुष से तात्पर्य किसी भी आयु वर्ग का पुरुष और स्त्री से तात्पर्य किसी भी आयु वर्ग की स्त्री, यानी 0 से लेकर के और लास्ट स्टेज तक की आयु की स्त्री को स्त्री कहा जाएगा और पुरुष को पुरुष कहा जाएगा। इसमें एज बाउंडेशन कोई नहीं रखा गया है। अगर 4 साल की बच्ची भी है तो भारतीय दंड संहिता की धारा
10 के अनुसार उसे स्त्री ही कहा जाएगा। तो किसी भी आयु वर्ग की स्त्री और किसी भी आयु वर्ग का पुरुष इसके अंतर्गत आएगा। धारा 11 व्यक्ति यानी पर्सन को परिभाषित किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में हम व्यक्ति यानी पर्सन का मतलब समझते हैं स्त्री और पुरुष यानी व्यक्ति, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति शब्द से जो है स्त्री पुरुष के साथ साथ कोई कंपनी हो गई, संगठन हो गया या निकाय हो गया, उसको भी व्यक्ति के अंतर्गत लाया गया है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लें। व्यक्ति को परिभाषित किया गया मीन्स पर्सन को परिभाषित किया गया है धारा 11। धारा 11 के अनुसार व्यक्ति शब्द से तात्पर्य कोई व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, कंपनी, संगठन या निकाय आदि से है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 2 की धारा 12। अध्याय 2 की धारा 12 में लोक यानी पब्लिक को परिभाषित किया गया है। लोक से तात्पर्य क्या है यानी पब्लिक से तात्पर्य क्या है। इसी बेसिस पे कई शब्द बनते हैं, लोक कर्तव्य, लोक सेवक, है ना। तो लोक यानी पब्लिक को परिभाषित किया गया। इसका मतलब क्या है? धारा 12 के अनुसार यहाँ लोक शब्द से तात्पर्य समाज का कोई भी वर्ग या समुदाय, समुदाय मतलब कम्युनिटी से है। इसके अंतर्गत कौन आता है? जनता आती है। तो धारा 12 के अनुसार लोक शब्द से तात्पर्य समाज का कोई भी वर्ग या समुदाय से है। इसके अंतर्गत जनता आती है। धारा 14 में सरकार का सेवक यानी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को परिभाषित किया गया है। तो सरकार का सेवक कौन होगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 14 में परिभाषित किया गया है। धारा 14 के अंतर्गत सरकार के सेवक से तात्पर्य भारत सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकार के द्वारा, भारत सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकार के द्वारा, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार ने किसी को प्राधिकार सौंपा हो तो उसके द्वारा नियोजित या नियुक्त या नियोजित किए गए अधिकारी व कर्मचारी से है। तो सरकार के सेवक के अंतर्गत कौन आएगा? ये धारा 14 में प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार का या राज्य सरकार का या उसके किसी प्राधिकार के द्वारा नियुक्त नियोजित किए गए अधिकारी व कर्मचारी आएंगे। धारा 17 में सरकार शब्द को परिभाषित किया गया है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 17 के अंतर्गत सरकार शब्द को परिभाषित किया गया है जो कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से है। यानी धारा 17 में जो सरकार शब्द को परिभाषित किया गया है तो ये दो सरकारों को रिप्रेजेंट करता है। उसका द्योतक है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और इसी को समुचित सरकार कहा जाता है। आप बहुत सारे कानून पढ़ते होंगे जिसमें लिखा होता है कि समुचित सरकार द्वारा प्रबंध किया जाएगा। तो समुचित सरकार से तात्पर्य हमारा है आईपीसी की धारा 17 में जो सरकार का प्रावधान किया गया है, यानी धारा 17 के अंतर्गत जो परिभाषित किया गया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है धारा 18 जिसमें भारत शब्द को परिभाषित किया गया है। भारत यानी इंडिया। तो बेसिकली जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी उसमें धारा 18 के तहत जो भारत से अभिप्राय था वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत से था। रीज़न क्या था कि जम्मू कश्मीर पे हमारी भारतीय दंड संहिता लागू नहीं हो रही थी। वहाँ पे जो अपराध हो रहा था उसके लिए जो परिभाषा और पेनल्टी थी ये दोनों रणबीर दंड संहिता में उल्लेख किए गए थे। यानी जम्मू कश्मीर पे जो लागू था वो आईपीसी की जगह लागू था आरपीसी यानी रणबीर दंड संहिता, रणबीर पेनल कोड। तो धारा 18 के अंतर्गत भारत से अभिप्राय क्या है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत से। और यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है कि अब 370 हटने के बाद इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। 370 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके समाप्त हो जाने के बाद से अब ये हमारी जम्मू कश्मीर पे भी लागू है। लिहाजा भारत की डेफिनेशन के अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 19 जिसमें न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 19 है इसमें न्यायाधीश से तात्पर्य उस मात्र व्यक्ति से नहीं है जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त है या न्यायाधीश के रूप में पद को प्राप्त किए हैं। यहाँ पर न्यायाधीश से तात्पर्य उन सभी से है जो चाहे दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, दोनों मामलों में कोई निर्णय देने के लिए सशक्त किए गए हों और वह निर्णय
अंतिम हो जाए या उसके विरुद्ध अपील ना हो, इस वजह से अंतिम हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति भी न्यायाधीश की श्रेणी में आएंगे। खास करके मैं आपको बता दूं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी होता है या उप जिलाधिकारी होता है, इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे धारा 19 न्यायाधीश, और इसको आप नोट करिएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होगा जो पद रूप से न्यायाधीश हों, बल्कि उन सभी व्यक्तियों के लिए न्यायाधीश शब्द का प्रयोग होगा जो किसी कानूनी कार्रवाई में, चाहे वह दीवानी हो, दीवानी का मतलब सिविल और फौजदारी का मतलब क्रिमिनल्स, चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश कहा जाएगा। यानी दीवानी हो या फौजदारी मामले में अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम निर्णय हो जाए, ऐसे विधि द्वारा सशक्त किए गए व्यक्ति को हम न्यायाधीश कहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 20 आपकी, और ये आज इस सेकंड पार्ट की लास्ट धारा है। इसके आगे हम बात करेंगे थर्ड पार्ट पे, जिस पे धारा 21 लोक सेवक की परिभाषा पे डिस्कस करेंगे। तो ये धारा 20 जो है इस भाग 2 की लास्ट है। नेक्स्ट जो 3 वीडियो होगा उस पर 21 से चर्चा करेंगे। धारा 20 में न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस को परिभाषित किया गया है। तो न्यायालय की परिभाषा क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 20 में? भारतीय दंड संहिता की धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश के न्यायालय के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जो न्यायिक कार्रवाई के लिए अकेले विधि द्वारा सशक्त किया गया है। यानी ऐसे न्यायाधीश के न्यायालय के लिए न्यायालय शब्द प्रयुक्त किया जाएगा जो न्यायिक कार्रवाई के लिए अकेले विधि द्वारा सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय यानी वह जजों के पैनल के लिए जो न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किए गए हैं। यानी पर्टिकुलर एक न्यायाधीश को अगर इसके लिए सशक्त किया गया है तो उसका भी न्यायालय कहा जाएगा, और अगर न्यायाधीश निकाय कोई है, कोई एक बॉडी बनाई जा रही है, पैनल बनाया जा रहा है, तो उसे भी न्यायिक कार्य करने के लिए यदि सशक्त किया गया है तो उसे भी न्यायालय कहा जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश के न्यायालय के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जो न्यायिक कार्रवाई के लिए अकेले विधि द्वारा सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय के लिए जो न्यायिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। एक पॉइंट और देखिएगा, इसमें नोट में हमने लिखा है कि मद्रास संहिता के द्वारा 1816 में, मद्रास संहिता के द्वारा 1816 के विनियम संख्या 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने की शक्ति प्राप्त है, वह न्यायालय कहा जाएगा। तो ये नोट भी ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मद्रास संहिता के द्वारा सन 1816 के विनियम संख्या 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का मतलब यहाँ पे मुकदमे से है, मुकदमों के विचारण करने की शक्ति प्राप्त हो, वह न्यायालय कहा जाएगा। तो ये आपका जो सेकंड वीडियो है, आपका भारतीय दंड संहिता 1860 का जो सेकंड वीडियो है, इसमें हमने अध्याय 1 पे बात किया जिसमें धारा 1 से लेकर के 5 तक था, और अध्याय 2 को स्टार्ट किया है। अध्याय 2 जो जनरल एक्सप्लेनेशन है यानी साधारण स्पष्टीकरण, इसमें जो सेक्शन टोटल आपके हैं वो 6 से लेकर के 52A तक हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 20 तक जो है क्लियर कर दिया है न्यायालय तक। अगला पॉइंट जो हम पार्ट 3 में रखेंगे अध्याय 2 को, वो धारा 21 होगा जिसमें लोक सेवक को परिभाषित किया गया, और फिर आगे इसको प्रोसीड करते रहेंगे। तो मिलते हैं इसके थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।